नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच चर्चा के बाद सत्र आहूत करने पर सहमति बन गई है। यह सत्र 7 से 10 दिन तक चल सकता है। सत्र की आधारित अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार इस दौरान 10 से अधिक विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है, जिनमें विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक विशेष रूप से चर्चा में रहेगा। इसके अलावा प्रदेश हित, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होगी। दरअसल धर्मांतरण विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक धोखे, लालच या विवाह के झांसे में होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। इस बिल में जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध घोषित करने और कठोर सजा के प्रावधान शामिल है। पिछले बजट सत्र में 3 फरवरी को यह बिल पेश किया गया था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी थी। बढ़ेंगे आगे। सीकर जिले में स्थित ऐतिहासिक रवैसा धाम इस वक्त आध्यात्मिक और वैचारिक मंथन का केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत एक बड़े आयोजन में शामिल होने पहुंचे हैं। उन्होंने संत राघवाचार्य जी महाराज की मूर्ति का अनावरण और एक वेद विद्यालय का लोकार्पण किया है। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को मजबूती से रखते हुए भारत को विश्व गुरु की भूमिका में देखा। यह पूरा आयोजन रवैसा धाम में 9 दिनों तक चलने वाले एक विशाल धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें देश भर से साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी शिरकत करने वाले हैं। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में राष्ट्र हिंदू की बात को कई बार दोहराया। उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की उन्नति और प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि रवैसा धाम का वातावरण और यहाँ की तपस्या भी इसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने रवैसा धाम के वर्तमान पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के प्रयासों की सराहना की और कहा कि भले ही उनका परिचय थोड़ा ही है, लेकिन वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवत ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ही पूरे विश्व को धर्म देने में अग्रणी है और दुनिया का कल्याण चाहने वाला एकमात्र राष्ट्र है। सारे सृष्टि के साथ प्राप्त करने की गुरु किल्ली हमारे पास है, चाबी हमारे पास है, और ये सर्वार्थ में कल्याणकारी सब लोगों के लिए है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि सब एक है, इसलिए सब अपने हैं। जो इतना बड़ा श्रेय हमको मिला है, पाथेय मिला है, ये सारी दुनिया को देना चाहिए। और सारी दुनिया को देने के लिए एक आदमी नहीं पर्याप्त होगा, एक पूरा राष्ट्र इसको जीवन ध्येय बनाकर दुनिया में जिए। इसलिए उन्होंने इस राष्ट्र की अपनी तपश्चर्या से निर्मित की है। ये भारत का प्रयोजन है, और ये भारत का प्रयोजन है उस प्राचीन समय से जब इतिहास भी नहीं था, इतिहास ने भी आंखें नहीं खोली, तब से ये अनवरत काम भारतवर्ष कर रहा है, भारत का हिंदू समाज कर रहा है। सनातन काल से चलती आई हुई ये अपनी रीति है, ये ऐसी कैसी चल रही है? क्योंकि ये पूरा समय निरापद तो नहीं था, कई उतार चढ़ाव आए। कभी हम स्वतंत्र रहे, वैभव संपन्न रहे, कभी हम दरिद्र हो गए, कभी हम परतंत्र हो गए, अत्याचारी पीड़ित हो गए, फिर भी ये काम चलता रहा। जब जब दुनिया को विशेष रूप से इसकी आवश्यकता पड़ती है, तब भारत का उत्थान होता है। आज हम देख रहे अप्रत्याशित रूप से, अगर स्वतंत्रता के बाद का हमारा इतिहास देखे तो उस इतिहास के आधार पर कोई ये तर्क नहीं कर सकता कि भारतवर्ष उठेगा, लेकिन भारतवर्ष उठ रहा है, विश्व में अपना स्थान बना रहा है, विश्व में बड़ी ताकतें हैं, उनके बावजूद बना रहा है। लोगों ने भविष्यवाणी की थी भारत स्वतंत्र होने के बाद कि यहाँ ये प्रजातंत्र चल ही नहीं सकता,
प्रजातंत्र चला, प्रजातंत्र पर संकट आया, तब लोगों ने उसका प्रतिकार करके प्रजातंत्र को कायम रखा और आज आश्चर्यकारक रीति से भारत एक प्रजातांत्रिक देश के नाते प्रजातंत्र के मामले में सारी पृथ्वी में आगे है। ये कहां से आता है? क्योंकि ऐसे संत, ऐसे पीठ, जहां ऐसे संत ने और महापुरुषों ने प्रत्यक्ष धर्म का आचरण करते हुए सामान्य लोगों के सामने ये विश्वास उत्पन्न किया कि हाँ, इस धर्म पर चला जा सकता है, इस धर्म के आचरण करने से इहलोक में परलोक में दोनों तरफ सुख मिल सकता है। चलिए अब आपको बता दें, जयपुर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी ने अपने निलंबित नेता अमीन खान के निष्कासन को रद्द कर उनकी पार्टी में वापसी का रास्ता साफ कर दिया। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधवा द्वारा जारी आदेशों के तहत अमीन खान के 6 साल के निष्कासन को वापस लिया गया। खान को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, जिसके चलते उस समय विवाद खड़ा हो गया था। इस फैसले को कांग्रेस की ओर से आंतरिक मतभेदों को सुलझाने और राजस्थान में अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अमीन खान की वापसी को आगामी चुनावी चुनौतियों से पहले प्रभावशाली नेताओं के साथ सुलह के प्रयास के रूप में माना जा रहा है। इस निर्णय ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को जन्म दिया। कुछ इसे पार्टी के आधार को मजबूत करने की दिशा में एक व्यवहारिक कदम मान रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। बीकानेर में बीएसएफ की इंटेलिजेंस की खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस के साथ संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें 1.66 किलोग्राम हीरोइन को जब्त किया गया। वहीं जब्त की गई हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए है। असल में सूचना मिली थी कि काउंटर पार्ट की तरफ से भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की जानी और उसी सूचना के आधार पर यह सर्च अभियान चलाया गया। इसके अलावा बीएसएफ बीकानेर में बहुत ही सतर्कता से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है, ताकि क्षेत्र को नशा और अपराध मुक्त बनाया जा सके। बीएसएफ ने 1.6 केजी हेरोइन पकड़ी है, जो कि सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर पीछे थी और ड्रोन से गिराई गई थी। तो हमारे जो ट्रूप्स, अलर्ट ट्रूप्स थे, उन्होंने इसको नोटिस किया और उसको जब्त किया रात में। 1.6 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट में वैल्यू मेरे ख्याल से 7.5-8 करोड़ के आसपास होगी। देखिए, पाकिस्तान से ड्रग्स आना एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर में, मेनली पंजाब और राजस्थान का गंगानगर और बीकानेर के इलाके में ये अक्सर कोशिश करते हैं, जहां से अपनी साइड के स्मगलर से इनकी कांटेक्ट होता है, तो वो ड्रोन से गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीएसएफ इसमें बहुत अलर्ट रहती है, तो काफ़ी हद तक हम इनको पकड़ पा रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम से भी इनके सिस्टम्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो उनके ड्रोन भी गिरते हैं, हेरोइन भी गिरती है। कई जगह पे जहाँ ड्रोन नहीं गिरते, हेरोइन गिरती है, तो वहाँ पे भी उस इलाकों में हमारी इफेक्टिव सर्विलेंस हमेशा रहती है। उस वजह से लोकल पॉपुलेशन भी हमारे साथ इसमें कोऑपरेट करती है बहुत, कि अगर कोई उनके इलाके में कोई हरकत होती है तो वो भी फौरन बीएसएफ को, पुलिस को, सबको खबर करते हैं। तो इसलिए एक अच्छा तंत्र बना हुआ है जिससे हम इफेक्टिवली काम करते हैं। नॉर्मली जो इस तरह के जो ये ड्रोन्स है, चाइनीज ड्रोन्स है सारे के सारे, इनमें 5-6 किलो तक ये हेरोइन लटका के ये बेचते हैं। इन्होंने अपने लेवल पे लोकलाइज तरीके से मैकेनिज्म डेवलप किए, जिससे उसको टांगते हैं और अंधेरे में गिराते हैं। उसके अंदर वो बॉल लगाते हैं, लाइट बॉल वगैरह लगाते हैं, जिससे कि कहाँ पे गिरी है जो बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने जैसलमेर स्थित अपने उत्तरी सेक्टर मुख्यालय से एक तिरंगा रैली निकाली और हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की। डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पूरा देश इस समय तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हर जिले में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि हम एक झंडे के नीचे एकजुट हैं।
और तिरंगा हमारी एकता का प्रतीक है। जैसलमेर में आज के कार्यक्रम में हमारे कई जवानों ने पैदल, मोटरसाइकिल और वाहनों में भाग लिया। यह रैली शहर से होकर गुजरी और वापस लौटेगी ताकि जैसलमेर के लोगों को यह संदेश मिले कि सीमाओं की रक्षा के साथ साथ हम देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम भी करते हैं। तिरंगा अपने घरों पे फहराता है और तिरंगे को देख के एक शान महसूस इस प्रकार जैसलमेर के वासी हैं वो सभी महसूस करते हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं जिस प्रकार सभी तिरंगा यात्रा गई है शहर की तरफ, और सारे शहरवासी इकट्ठा होकर इनकी न सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे बट उनमें भी एक भावना जागृत होती है उनके साथ में मिल। राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सीआईडी को यह सफलता घटना को अंजाम देने से पहले ही मिल गई। बताया जा रहा है कि एंटी गैंगस्टर फोर्स और अमृतसर की स्पेशल ऑपरेशन सेल की संयुक्त कार्रवाई में जयपुर और टोंक से इन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में इन्हें पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस क्राइम दिनेश MN के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के उद्देश्य 7 जुलाई को नवा शहर जालंधर में हुए ग्रेनेड ब्लास्ट और 15 अगस्त के आसपास दिल्ली और ग्वालियर में नियोजित धमाकों की साजिश को विफल करना था। बता दें 7 जुलाई को गैंग के सदस्यों ने एक शराब की दुकान के सामने ग्रेनेड फेंक कर धमाका किया था, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सीआईडी क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर और टोंक से पकड़े गए बदमाशों में शिवम उर्फ बिट्टू पिता संजीव यादव, जितेंद्र चौधरी पिता भागचंद, संजय पुत्र बुद्धराम, सोनू उर्फ काली पिता उदय मंडल, सोनू पिता राजू पासवान और एक नाबालिग भी शामिल है। आपको बता दें, डूंगरपुर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच अच्छी वर्षा की कामना को लेकर MMB ग्रुप डूंगरपुर की ओर से विश्व प्रसिद्ध मस्तान बाबा की मजार पर चादर शरीफ और अकीदत के फूल पेश कर दुआ की गई। ग्रुप के सदर नूर मोहम्मद मकरानी ने बताया कि मदरसा सीरत कमेटी के बच्चों को मजार शरीफ पर बुलाया गया क्योंकि मासूम बच्चों की दुआ जल्द कबूल होती है। हर साल की तरह इस बार भी जिले में अच्छी बारिश और खुशहाली की प्रार्थना की गई। पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद खान ने MMB ग्रुप के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मस्तान बाबा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। उन्होंने समूह को समाज सेवा के प्रति समर्पण के लिए बधाई दी। मस्तान बाबा की मजार पर बारिश के लिए दुआ, बच्चों की मासूम दुआओं से मांगी रहमत MMB ग्रुप डूंगरपुर की सराहनीय पहल है। अब यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डूंगरपुर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच अच्छी वर्षा की कामना को लेकर MMB ग्रुप डूंगरपुर की ओर से विश्व प्रसिद्ध मस्तान बाबा की मजार पर चादर शरीफ और अकीदत के फूल पेश कर दुआ की गई। ग्रुप के सदर नूर मोहम्मद मकरानी ने बताया कि मदरसा सीरत कमेटी के बच्चों को मजार शरीफ पर बुलाया गया क्योंकि मासूम बच्चों की दुआ जल्द कबूल होती है। हर साल की तरह इस बार भी जिले में अच्छी बारिश और खुशहाली की प्रार्थना की गई। पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद खान ने MMB ग्रुप के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मस्तान बाबा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। उन्होंने समूह को समाज सेवा के प्रति समर्पण के लिए बधाई दी। मस्तान बाबा की मजार पर बारिश के लिए दुआ, बच्चों की मासूम दुआओं से मांगी रहमत MMB ग्रुप डूंगरपुर की सराहनीय पहल है। बढ़ेंगे आगे। नसीराबाद के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे खुले मैदान में शौच कर रही महिलाओं को झाड़ियों में छुपकर देखने वाले युवक सन्नी कोहली के खिलाफ क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है। रविवार दोपहर एक महिला यात्री ने सन्नी को झाड़ियों में छुपा देखा तो वह डर गई और तुरंत बुकिंग एजेंट योगेश खटीवाल को इसकी जानकारी दी। स्थानीय दुकानदारों और महिलाओं के परिजनों ने मिलकर सन्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया।
युवक खुद को कभी मीडिया कर्मी तो कभी पुलिस का मुखबिर बताकर लोगों को डराता और ब्लैकमेल करता था। घटना की सूचना स्थान प्रभारी श्याम सिंह राठौड़ के माध्यम से सिटी थाना पुलिस को दी गई। दुकानदारों और गार्ड्स के अनुसार यह युवक पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है, लेकिन तब भागने में सफल रहा था। गलत निगाहों से लेडीज़ों को देखते हुए एक युवक को पकड़ा है। लेडीज़ बाथरूम करने जाती है, उनको देखते हुए पकड़ा गया है। एक युवक कहाँ से पकड़ा था? ये बस स्टैंड के पीछे से। युवक कहाँ पर था? वो बस स्टैंड के पीछे गाड़ी है। अच्छा, क्या कुछ नाम वगैरह जानते हो? नाम नहीं जानता। सामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ गंदी हरकतें एवं गंदी नज़र रखी जा रही थी, जिसके खिलाफ जो भी कल न्यूज़ मुझे ज्ञात हुई है, उसके खिलाफ मैं थाने में कार्रवाई हेतु ज्ञापन प्रार्थना पत्र देने जा रहा हूँ। किस तरह की हरकतें कहाँ पर की जा रही थी? वो पीछे बस स्टैंड परिसर में झाड़ियों और घास का खाली मैदान पड़ा है। उधर उन झाड़ियों में महिलाएं यात्री जो शौच पेशाब करने जाती है, उनके ऊपर नज़र रखी जाती है एवं उनकी अश्लील फोटो खींची जाती है, जिसको रोकथाम हेतु मेरे द्वारा थाना अधिकारी सिटी को अवगत करवाने हेतु मैंने प्रार्थना पत्र लिखा है। अग्रिम बस स्टैंड की सुरक्षा की। बारा के बस स्टैंड पर कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में प्रेस क्लब बारा के बैनर तले पत्रकारों ने जिला कलेक्टर रोहित वाश सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अदांसु को ज्ञापन सौंपा। प्रेस क्लब अध्यक्ष विपिन तिवारी के नेतृत्व में पत्रकारों ने जिला प्रशासन को बताया कि कवरेज करते समय रोडवेज कर्मियों ने पत्रकारों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। पत्रकारों ने दोषी कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर पर निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वाले दल में सचिव राम मेहता, कोषाध्यक्ष अमित जैन सहित कई पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे। बारा बस स्टैंड पर जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, सार्वजनिक स्थान पर कवरेज के दौरान जो हमारे साथी को रोका गया, रोकने के बाद जो उसके साथ गाली गलौज की गई, अभद्रता की गई, यहाँ तक कि इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे दो साथियों के साथ मारपीट की भी कोशिश की गई। पत्रकार जो है लोगों के हितों की आवाज़ उठाता रहता है, आमजन के लिए लगातार जो है प्रयासरत रहता है। ऐसे में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना जो है वो गला दबाने से कम नहीं है लोकतंत्र के। तो ऐसे में प्रेस क्लब बारा जो है घोर निंदा तो कर ही रहा है। साथ ही आज हमने बारा जिला कलेक्टर और बारा पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देकर इस मामले में जो रोडवेज कर्मी हैं या उनके जो साथी हैं जो अकारण हमारे साथियों के साथ मारपीट करी, गाली गलौज की, अभद्रता की, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाने के बाद गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही जो है हमने जो राजकीय सेवा नियम है उसके तहत भी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि बारा रोडवेज बस स्टैंड जो है उसकी लगातार शिकायतें आ रही है, वो अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। और इस तरह की घटना जब पत्रकार सार्वजनिक स्थान पर कवरेज कर रहा है उसके साथ आप कर रहे हैं, आम जनता के साथ क्या कर रहे होंगे? पत्रकार साथी करने क्या गया था? जब आप 2 नंबर में अवैध रूप से अधिक राशि लेकर सवारियों को बसों में बिठा रहे थे और आमजन, महिलाएं, बच्चे बाहर इंतजार कर रहे थे बस का। ऐसे में जनता के लिए लड़ने वाले पत्रकारों के साथ इस तरह की हम घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम जो है जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक इसमें संघर्षशील रहेंगे और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग करते रहेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ प्रेस क्लब के साथ अलावा भी अन्य जो साथी हैं बारा जिले के, वो प्रेस क्लब के अलावा भी जो साथी हैं वो सभी पत्रकार साथी यहाँ मौजूद रहे। बहुत खुशी की बात है। हम बता दें पत्रकार बारा जिले में एकजुट है और किसी बैनर की आवश्यकता नहीं है। हम सब जो है एक एक पत्रकार साथी के हित के लिए लड़ते रहेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजसमंद काकरोली थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में एक व्यापारी की मौत और निलंबित पुलिसकर्मी पूरन सिंह की हृदय गति रुकने से मौत के बाद जिला तनावपूर्ण माहौल में आ गया। बताया गया कि कस्टडी में एक व्यापारी की तबीयत बिगड़ने पर उसे आरके अस्पताल ले जाया गया,
जहां डॉक्टरों ने हृदय गति रुकने से मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने करीब 10 से 12 घंटे तक नाराजगी जताई और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ममता गुप्ता ने हेड कांस्टेबल पूरन सिंह, शक्ति सिंह, कांस्टेबल जगदीश व दरगेश को निलंबित कर दिया। वहीं निलंबित पुलिसकर्मी पूरन सिंह की भी मौत हो गई है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। राजपूत समाज ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने समता मार्ग स्थित जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने की। कांग्रेस प्रवक्ता मोहित भावसार ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी पर जारी एक विशेष वीडियो प्रस्तुति को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने दिखाना था। वीडियो में राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल में प्राप्त पूरे भारत के मतदाताओं के डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए लोकतंत्र की पवित्रता को प्रभावित करने वाली 4 प्रकार की कथित धांधलियों को उजागर किया। इस प्रस्तुति के माध्यम से कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग दोहराई। कांग्रेस के अंदर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश अनुसार वोट चोरी पे जो आज प्रेस वार्ता और जिला कांग्रेस के अंदर राहुल जी की पूरी स्क्रिप्ट बताई गई है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, जो 1 घंटे तक उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया है कि इन्होंने किस किस तरीके से वोट चोरी करी और किस किस तरीके से 25 से 30 सीटों पर जो इन्होंने फर्जी वोटर्स को वोट दिला के और इस तरीके से चुनाव जीते हैं, ये एक तरह से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। आज जो राहुल गांधी ने जो जिस तरीके से बताया कि एक ही कमरे के अंदर 80 वोट है, एक ही आदमी 4-4 जगह वोट कास्ट कर रहा है, 4-4 स्टेट में वोट कास्ट कर रहा है और इस तरीके से करीबन 11,000 लोगों ने जो लिस्टिंग करके उन्होंने बताया कि ये वोट इन्होंने फर्जी वोट डाले हैं और कम से कम 25 से 30 सीटों पर ये इफेक्ट हुआ है। बेंगलोर सेंट्रल की पार्लियामेंट सीट पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे इन्होंने पूरा रिसर्च किया है। इस रिसर्च के लिए 6 महीने हुए और इसके बाद में ये लोकसभा चुनाव के बाद में आपकी महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ है। जिस तरीके से पहले जो आपको रुझान आ रहे थे और बाद में जो रुझान आए हैं, उससे ये पूरा जाहिर होता है कि सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज बयाना में नगर पालिका के निर्मातित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वायत्त शासित संस्थाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आमजन को अब एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि चौमुखी विकास के लिए जन सहयोग और जन भावनाओं का समर्थन आवश्यक है। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद भट्टा ने मंत्री से बयाना कस्बे के विकास के लिए आवश्यक योजनाओं और बजट की मांग की। उन्होंने बताया कि यह नया भवन नगर पालिका की निजी आय से बनाया गया है और इसके अंदर आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर मंत्री ने बयाना क्षेत्र में आधुनिक पार्क बनाने और सौर ऊर्जा की संभावनाओं पर भी चर्चा की। राजगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने राजगढ़ और टहला थाने का निरीक्षण किया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने राजगढ़ और टहला थाने सहित डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसपी को राजगढ़ और टहला थानों में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एसपी सुधीर चौधरी ने थाने में मौजूद प्रत्येक पुलिसकर्मी से परिचय लिया और थानों की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जिसमें कंप्यूटर और स्वागत कक्ष शामिल है। एसपी ने बैठक में थाने में लंबित मामलों, खासकर आईटी एक्ट से संबंधित मामलों की समीक्षा भी की और थाना अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही आईटी एक्ट से संबंधित फाइलों को सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। देखिए, आज मैंने
अलवर जिले के कुछ थानों का सर्किल ऑफिस का इंस्पेक्शन किया है। इसमें मुख्यतः राजगढ़ है, आपका थाना गाजी है, और उसके अलावा प्रतापगढ़ है और अपन क्या डेला। तो इन थानों में जो क्राइम है उस पैटर्न को स्टडी किया हमने। मुख्यतः ये चीज़ सामने आई कि कोई मेजर क्राइम नहीं है, छोटे मोटे जो ऑफेंसेस हैं उसके रिगार्डिंग सभी थानाधिकारी को निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय के जो नए कानून को लेकर के प्रावधान हैं तो उसको लेकर सजग किया है। आईटी एक्ट में जो मुकदमे हो रहे हैं, जो साइबर क्राइम में मुकदमे हो रहे हैं। फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।